हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में विद्युत धारा से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार किया था बच्चों, और बहुत सारी बातों पर चिंतन मनन करने के बाद जो है सिद्धांतों को जानने के बाद उनके संदर्भ में हम लोगों ने आंकिक प्रश्न को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो आज हम लोग उन्हीं पार्ट को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि सेल क्या होता है ना। सेल के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है बच्चों, वो किस प्रकार वो काम करता है, परिपथ में उसको किस प्रकार जोड़ा जाता है। और फिर हम लोगों को पढ़ना है बच्चों कि घरेलू विद्युत परिपथ में हम लोग जो वायरिंग करते हैं बच्चों, वो सामान्यतः किस विधि का उसमें प्रयोग किया जाता है, श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में होता है बच्चों। फिर घरेलू विद्युत परिपथ से ही संबंधित जो है शॉर्ट सर्किट और अति भारण, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन और शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है उसी के बारे में हम लोग आज इस लेसन में चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कि सेल क्या होता है। पहले हम लोग सेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले उसका डेफिनेशन को समझा देता हूं बच्चों कि सेल क्या होता है। सेल, देखिए सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है बच्चों जिसे परिपथ में जोड़ देने पर जो है वो सतत रूप से, है कि नहीं, कंटिन्यू जो होता है विद्युत धारा परिपथ में भेजता रहता है। अब आप लोग कहेंगे कि बच्चों की सेल में कि विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है, तो इसका उपाय जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया करके किया जाता है बच्चों की। सेल के अंदर जो है ना, कुछ इस प्रकार के केमिकल भर दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत जो है रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और उस रासायनिक प्रतिक्रिया के है ना उपरांत जो होता है विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होती है। तो इन सभी बातों पर चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये बात लिख देते हैं, सेल का डेफिनेशन। तो देखिए सेल क्या होता है बच्चों की, देखिए सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है, तथा यह परिपथ में, विद्युत परिपथ में, तथा यह परिपथ में, तथा यह परिपथ में, तथा यह परिपथ में निरंतर धारा भेजने का कार्य करता है, निरंतर धारा भेजने का कार्य करता है, भेजने का कार्य करता है, कार्य करता है, सेल कहलाता है। सेल कहलाता है बच्चों। कहने का मतलब हो गया कि सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तथा यह परिपथ में निरंतर विद्युत धारा भेजने का कार्य करता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो आप लोग जान पाते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक मेरा साधारण परिपथ है जिसमें एक क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है बच्चों, एक स्विच लगा हुआ है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों। तो ये बैटरी क्या करता है, स्विच के ऑन रहने पर निरंतर परिपथ में धारा भेजने का कार्य करता रहता है, तो इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल में होता क्या क्या है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि सेल से आखिर विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है, और ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि उस विद्युत धारा के साथ साथ उसमें जो टर्मिनल होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को किन किन पदों में व्यक्त किया जाता है। तो अब सेल के बारे में फिलहाल मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि सेल के बारे में आप लोगों को विस्तार से चर्चा करनी नहीं है बच्चों। सेल बहुत तरह के होते हैं, है कि नहीं, प्राथमिक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, ऐसे आप लोगों को सभी सेलों के बारे में चर्चा करनी नहीं है। लेकिन फिर फिलहाल मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए जो है मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए सेल जो होता है कि नहीं, सेल दो प्रकार के होते हैं, उसके बाद मैं इसका क्रियाविधि को बताऊंगा। देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन होते हैं? एक को कहते हैं प्राथमिक सेल, एक को कहा जाता है प्राथमिक सेल, है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी सेल भी कहा जाता है, इसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। और दूसरे को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। एक को प्राइमरी सेल कहते हैं और दूसरा को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहा जाता है, सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल क्या होता है? तो चलिए हम लोग चर्चा पहले करते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है। देखिए, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल वैसा सेल है कि नहीं, वैसा सेल जो एक बार निरावेशित होने पर उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे हम लोग घर में टॉर्च में, है ना, या फिर टीवी के रिमोट में, है कि नहीं, हम लोग जो सेल का प्रयोग करते हैं बच्चों, वो प्राथमिक सेल कहलाता है, क्योंकि एक बार उसमें, है ना, डिस्चार्ज होने के बाद वो पूरा दोबारा जो होता है, पुनः दोबारा उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो वैसा सेल जो एक बार निरावेशित होने पर, जो एक बार निरावेशित, जिसको हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं, जो एक बार निरावेशित, इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं बच्चों, जो एक बार निरावेशित होने के बाद, है ना, होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता या पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेशित को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है बच्चों। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग कैसे कहेंगे, जैसे हम लोग लेकलांसे सेल कहते हैं, है कि नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, लेकलांसे सेल होता है। उसके बाद डेनियल सेल होता है बच्चों, डेनियल सेल होता है बच्चों, डेनियल सेल होता है कि नहीं, आदि। ये सब सेल जो होते हैं उसको हम लोग को क्या कहते हैं, है ना, हम लोग उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे लेकलांसे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, है कि नहीं, फिर वोल्टीय सेल भी होता है कि नहीं। तो वोल्टीय सेल भी होता है, उसको भी लिख देते हैं, वोल्टीय सेल होता है, वोल्टीय सेल। ये 3 प्रकार के सेल को मैंने लिखा, जैसे लेकलांसे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेकलांसे सेल हो गया। तो ये ऐसा सेल होता है जिसको एक बार निरावेशित कर दिया जाए, है कि नहीं, तो उसके बाद इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो हम लोग द्वितीयक सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों कि द्वितीयक सेल क्या होता है। तो द्वितीयक सेल हम लोग अब देखेंगे बच्चों क्या होता है। देखिए, द्वितीयक सेल का मतलब हो गया कि वैसा सेल, देखिए वैसा सेल जो निरावेशित होने पर, जो निरावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है, उसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं बच्चों, द्वितीयक सेल कहते हैं। वैसा सेल जो एक बार निरावेशित कर देंगे उसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में भी, है कि नहीं, इन्वर्टर के रूप में हम लोग जो सेल का यूज़ करते हैं बच्चों, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे आजकल जो है बच्चों सोलर लाइट में भी देखिएगा जो सेल का यूज, सोलर लैंप के रूप में भी जो सेल का उपयोग किया जाता है ना, उसको भी हम लोग आवेशित कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखें एक्यूमुलेटर जो होता है बच्चों, संचायक सेल जिसको हम लोग कहते हैं, लेड अम्लीय संचायक सेल उसका नाम पूरा होता है बच्चों, तो वो भी एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण आप लोग देखेंगे लेड, है कि नहीं, लेड अम्लीय संचायक सेल उसका नाम होता है, लेड अम्लीय संचायक सेल इसको हम लोग कहते हैं। लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल इसको भी हम लोग कहा जाता है, संचायक सेल होता है। इसमें आवेश को स्टोर करने का काम किया जाता है, लेकिन ये बार बार स्टोर करने का काम किया जाता है बच्चों।
तो इस प्रकार का जो सेल होता है उसको हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या बार बार जो होता है आवेशित करिए, निरावेशित करिए, पुनः आवेशित करिए, बार बार निरावेशित, इस प्रकार के सेल को हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। तो हम लोगों को द्वितीयक सेल के बारे में जानकारी नहीं लेना है बच्चों, याद रखिएगा। ना तो हम लोगों को प्राथमिक सेल के बारे में जानना है अभी, और ना ही हम लोगों को द्वितीयक सेल के बारे में जानना है। लेकिन मैं इस सेल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि सेल में आखिर विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है। तो लिखेंगे सेल की क्रियाविधि क्या होती है। सेल की क्रियाविधि क्या होती है, वर्किंग फंक्शन ऑफ सेल इसको हम लोग कहते हैं, क्या होता है। चलिए, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सेल होता क्या है, जैसे कि हम लोग इस सेल को हम लोग यहाँ पर वोल्टीय सेल के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग लिख देते हैं वोल्टीय सेल, है कि नहीं, इसको हम लोग कहेंगे वोल्टीय सेल। तो वोल्टीय सेल होता है क्या, है ना, हम आप लोग इसको समझना है बच्चों। वोल्टीय सेल क्या होता है, एक पात्र में शीशे का एक पात्र ले लीजिए आप, ये एक शीशे का पात्र है बच्चों। इस शीशे के पात्र में दो इलेक्ट्रोड को डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रोड से, एक ये इलेक्ट्रोड से, एक ये इलेक्ट्रोड्स होता है बच्चों, दो इलेक्ट्रोड है। तो एक इलेक्ट्रोड्स जो होता है बच्चों, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक तांबा का इलेक्ट्रोड है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बात सब क्लियर कर देंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। ये किसका इलेक्ट्रोड्स है बच्चों, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, Zn का इलेक्ट्रोड्स है, जस्ता का इलेक्ट्रोड्स। और ये क्या है, तांबा का इलेक्ट्रोड है कि नहीं, तांबा का इलेक्ट्रोड्स है। मतलब इसमें एक रॉड है कि नहीं, छड़ जैसा तांबा का छड़ डाल दिया गया, इसमें तांबा का छड़ इसके अंतर्गत डाल दिया गया। और यहाँ पर जो होता है इसके बीच में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, उसको इसके अंतर्गत डाल दिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है बच्चों। तो आप कहेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा होगा, नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है कि देखिए, है कि नहीं, 1:6 के अनुपात में, 1:6 कहने का मतलब हो गया कि 1:6, है कि नहीं, के रेशियो में, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल के विलयन को तैयार किया जाता है। मतलब एक यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है तो 6 उसमें जल होगा। इस अनुपात में हम लोग इसके अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है बच्चों। तो इससे होता क्या है कि नहीं, इससे होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो अंदर में जलीय विलयन के रूप में मौजूद होते हैं, वो जल में जाने के बाद आयनों में विघटित हो जाते हैं। मैं एक एक बारे में चर्चा करूंगा इसके बारे में। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों कि सेल के लिए क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानिए। फिलहाल इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या कि सबसे पहले एक देखिए, कांच के पात्र में, कांच के पात्र में दो इलेक्ट्रोड, कांच के पात्र में दो इलेक्ट्रोड, कौन कौन इलेक्ट्रोड, एक जस्ता का ले लिए, जस्ता तथा कॉपर, Cu होता है कॉपर का, है कि नहीं। कांच के पात्र में दो इलेक्ट्रोड जस्ता और कॉपर, है कि नहीं, को 1:6 के अनुपात में बने विलयन, बने, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन को डाल दिया जाता है, जलीय विलयन को, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। कांच के पात्र में दो इलेक्ट्रोड जिंक तथा कॉपर को 1:6 के अनुपात में बने सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयनों में डाल दिया जाता है, में डाल दिया जाता है। तो ये इसका पूरा संरचना हो गया, ये एक सेल का एक संरचना हो गया बच्चों। अब इसमें होता क्या है, इसमें फंक्शन, अब देखिए जो जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन आयन में टूटता है बच्चों, आयन में टूटता है,
अब आयन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आप लोग तो केमिस्ट्री क्लास में पढ़ चुके होंगे बच्चों कि आयन क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि मैं आयन को बताना शुरू करूँगा तो शायद क्लास बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए मैं आयन के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। जस्ट आप लोगों को मैं यही जानता हूँ कि आप लोग आयन के बारे में जान रहे होंगे, तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊँगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन आयन में टूटता है। तो ये देखिए H2SO4 को जो है ना आयन में टूटेगा, तो कैसे टूटता है बच्चों, ये टूट जाएगा आपका, ये 2 हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा और यहाँ पर जो सल्फेट जो होता है ये 2 आयन में टूटेगा। इसका मतलब हो गया कि ये हाइड्रोजन का धनायन है और ये सल्फेट का ऋणायन होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन मिल करके सल्फेट आयन को संतुष्ट करता है। इस प्रकार आयन में टूटता है बच्चों, है ना। उसके बाद क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जाता है और ये सल्फेट आयन कहाँ जाता है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो वहाँ पर जो जिंक के जो इलेक्ट्रोड दिया गया है बच्चों, जिंक का जो इलेक्ट्रोड्स होता है, देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की ओर, जिंक के इलेक्ट्रोड की ओर सल्फेट आयन का गति होता है। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का गति होता है, सल्फेट आयन का गति होता है बच्चों, सल्फेट आयन का गति होता है। चलिए, एक तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि सल्फेट आयन है ना, यह कहाँ पर पहुंच जाता है, वो जिंक के प्लेट पर पहुंच जाता है। अब वहां पर जिंक का प्लेट क्या करता है, बात समझिएगा। ये सल्फेट आयन है, इसका मतलब है कि इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। सल्फेट आयन जो है 2 को चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तभी यह आयन ऋणायन में कन्वर्ट हुआ है ना। तो जिंक के पास जाएगा और जिंक का जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, है कि नहीं, वो उसका संचारण होता है कि नहीं। इलेक्ट्रोड्स जो होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिंक का इलेक्ट्रोड्स का यहाँ पर अम्ल में संचारण होता है। तो जब अम्ल में संचारण होता है बच्चों, तो ये किस में टूटता है, जिंक आयन में टूटेगा। ये प्लस प्लस में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मुक्त करता है बच्चों, है कि नहीं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक, इसका संचारण होता है, मतलब जिंक प्लेट संचरित होकर के जिंक आयन में बदल जाते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही हम रिएक्शन लिखने वाले थे कि जिंक का संचारण होता है कि नहीं। तो जिंक का संचारण किस में होगा कि जिंक 2 है ना आयन में, धनायन में बदलेंगे और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करेगा। आप जान रहे पहले कि सल्फेट आयन कहाँ पर पहुंचा है, जिंक इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचा हुआ है सल्फेट आयन। तो ये सल्फेट आयन और जिंक आयन दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जिंक आयन और प्लस सल्फेट आयन दोनों आपस में जब प्रतिक्रिया करते हैं, जब जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो शेष बच गया ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो जिंक प्लेट पर लटके रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, है कि नहीं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक प्लेट पर, आप देख पा रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक प्लेट पर चिपके रह जाते हैं, जिसके वजह से वो पूरे जिंक के इलेक्ट्रोड्स को ऋणावेशित कर देता है। तो इसका मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब बात आता है हाइड्रोजन आयन का बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, दूसरे पेज में देखेंगे। आप लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी में उतार लें और आगे देखने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्या बच्चों, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि देखिए इस समीकरण से मैं बता देता हूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लोग क्या देखे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होते हैं, आयन में टूटते हैं। किस में, ये 2 हाइड्रोजन आयन में टूटते हैं और सल्फेट आयन मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है, मैं रिविजन कर रहा हूँ, है कि नहीं। उसके बाद जिंक का संचारण होता है अम्ल में। तो जिंक का संचारण कैसे होता है, तो जिंक का संचारण होता है कि जिंक 2 है ना इलेक्ट्रॉन्स सल्फेट आयन को दे देता है और धन आयन के रूप में बदल जाता है और वहां सल्फेट आयन 2 है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के है ना ऋण आवेशित हो जाता है बच्चों। तो ये अब सल्फेट जो होता है, ये सल्फेट आयन जिंक प्लेट की ओर गति करते हैं और ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कॉपर प्लेट की ओर गति करेंगे या इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करते हैं। और यहाँ पर जब ये जिंक आयन सल्फेट आयन जब जिंक के पास जब जाएगा तो जिंक के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। इस प्रकार ZnSO4 का निर्माण करता है बच्चों।
और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बच जाता है, जो कि आप लोग पिछले रिएक्शन में देखे होंगे उसको। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस प्रकार मैंने फोटो बनाया था। ये कांच के एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया जाता है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड्स है और एक तांबा का इलेक्ट्रोड्स होता है। और इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, एक चालक तार से इस प्रकार जोड़ दिया जाता है, कुछ रेजिस्टेंस लगा करके, कुछ लोड लगा करके जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो ये मेरा किसका था, जिंक का था, और ये मेरा क्या है, कॉपर का है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, जिंक प्लेट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि बाहर परिपथ से प्रवाहित होकर के कॉपर प्लेट पे आ जाता है कि नहीं, कॉपर प्लेट पर चले आता है बच्चों, है कि नहीं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किस प्रकार प्रवाहित होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित होकर के कहाँ पर पहुंच जाता है, कॉपर प्लेट में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो चालक तार से जुड़े हुए हैं लोड के जरिए। जब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर पहुंच जाता है बच्चों, तो क्या होता है ना, जब ये आप देख पा रहे होंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंचेगा और पहले से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन आयन ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए कि जिंक इलेक्ट्रोड्स पर, देखिए जिंक इलेक्ट्रोड पर जमा है कि नहीं, जिंक इलेक्ट्रोड पर जमा इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड पर जमा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन चालक तार के जरिए, चालक तार के जरिए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन आयन को प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब बताइए कि जब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन है ना, और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, तो क्या ये हाइड्रोजन आयन के रूप में रहेगा, नहीं, हाइड्रोजन गैस के रूप में बदल जाता है, हाइड्रोजन गैस, जिसके वजह से कॉपर इलेक्ट्रोड से है ना हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होना शुरू हो जाता है, इससे हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होना शुरू हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है सेल से। तो इसी प्रकार जो होता है इसमें धारा प्रवाहित होती है। आप देख पा रहे होंगे, आप लोग पहले भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है कि नहीं। तो जो जिंक प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स बना, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो गया बाहरी परिपथ से और कॉपर प्लेट पर चले आया। तो कॉपर, इस देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हुआ, इसका मतलब बाहरी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हुआ बच्चों, है ना। तो इस प्रकार जो है सेल की क्रियाविधि होती है। चूंकि ये आपका ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है, तो इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित इलेक्ट्रोड्स होता है बच्चों। तो इसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक ऋण टर्मिनल होते हैं और एक धन टर्मिनल होते हैं, तो वह उसकी क्रियाविधि होती है बच्चों। तो ये बहुत आसान बातें था, आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा ये बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देखिए बात होती है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक इलेक्ट्रोड्स और तांबा इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के जमा होने की वजह से ये पूरा ऋणावेशित हो जाता है और उसके सापेक्ष तांबा का जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो दोनों ही प्लेट पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर धनावेश के कारण, है ना, धनावेश के कारण दोनों इलेक्ट्रोड पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है।
स्थापित हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है बच्चों, है कि नहीं। इसी विभवांतर के कारण, है ना, इसी विभवांतर के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसी विभवांतर के कारण बाह्य परिपथ में, इसी विभवांतर के कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आप लोग आज समझ में आ गया बच्चों कि सेल किस प्रकार काम करता है। इसी प्रकार जो है लेक्लांसी सेल का अलग प्रकार की क्रियाविधि है, इसी प्रकार डेनियल सेल का अलग प्रकार की क्रियाविधि है, इसी प्रकार लेड अम्लीय संचायक सेल का एक अलग प्रकार की क्रियाविधि है। तो ये सारी क्रियाविधि 10th क्लास में आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है बच्चों, तो इसको आप लोग आगे क्लास में जा कर के पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में आप लोगों को ये सारी बातें पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि और सारी बातें किस प्रकार होती है। तो ये सेल था बच्चों। तो सेल में ही आप लोग एक चीज़ का यहाँ पर देखेंगे कि एक टॉपिक्स टर्म्स आता है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स कहते हैं बल है, लेकिन ये वास्तव में ये बल नहीं होता है, ये बल नहीं है। तो ये बल नहीं है तो क्या है? ये एक विभवांतर का प्रकार है बच्चों, है कि नहीं। ये एक विभवांतर का प्रकार होता है। तो जैसे कि हम लोग आप लोगों को ऊपर में पहले ही बता दिया था कि एक इलेक्ट्रोड्स जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग आज समझिए एक बात कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इसको याद रखिएगा, कैथोड, है कि नहीं। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड्स को कैथोड कहते हैं। उसी प्रकार कि धनावेशित इलेक्ट्रोड्स जो होता है उसको एनोड कहा जाता है कि नहीं। धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं। तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सेल के कैथोड तथा एनोड, है ना, एनोड तथा कैथोड के बीच, सेल के एनोड तथा कैथोड के बीच उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। आप इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। तो कैसे इसको हम लोग परिभाषित करेंगे वो आप देखिए। इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि देखिए, कैथोड से इलेक्ट्रॉन को, है ना, कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एनोड तक ले जाने में, एनोड तक ले जाने में किया गया कार्य को, है ना, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार लिखते हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल कहते हैं, है कि नहीं। इसी को हम लोग विद्युत वाहक बल, तो आप लोग जैसे भी कहिए, विद्युत वाहक बल है, चाहे आप विभवांतर उसको कहिए, लेकिन ये सेल के टर्म में दोनों एक ही होता है बच्चों। तो इसे समझना काफ़ी आसान है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर एक बात और भी आप लोगों को समझनी है बच्चों, है ना। यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि सेल का जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? समायोजन भी करते हैं, संयोजन भी करते हैं। तो सेल का जो होता है वो 3 प्रकार से संयोजन किया जाता है। सेल का 3 तरह से संयोजन किया जाता है, सेल का 3 तरह से संयोजन किया जाता है, 3 तरह से संयोजन किया जाता है। कैसे करते हैं बच्चों? तो पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन,
है कि नहीं, उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और दूसरा को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, दूसरा को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और तीसरा को मिश्रित क्रम संयोजन कहा जाता है, मिश्रित क्रम संयोजन, इसको हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। मिशन 3 प्रकार से इसका संयोजन किया जाता है। तो ये आप सिर्फ आप लोगों को नाम जानना है बच्चों, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आगे आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है बच्चों। तो हम लोग जब 12th क्लास में जब पहुंचेंगे बच्चों, तब उसमें ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स के सेल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप लोग सेल के बारे में आज इतना ही जानिए। तो चलिए हम लोग आज क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वोल्ट मीटर और आमीटर में क्या डिफरेंस होता है, आखिर दोनों का वर्क क्या होता है और परिपथ में उसको कैसे कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर और आमीटर का क्या काम होता है। वोल्ट मीटर तथा आमीटर, वोल्ट मीटर तथा आमीटर, नाम से ही जैसे स्पष्ट होता है, वोल्ट मीटर तो विभवांतर का मापन करेगा और आमीटर ये विद्युत धारा का मापन करेगा, है ना। तो वोल्ट मीटर का क्या काम है, देखिए वोल्ट मीटर, देखिए वैसा विद्युतीय यंत्र, वैसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, विद्युतीय यंत्र, है कि नहीं, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है बच्चों, है कि नहीं। देखिए विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है, विभवांतर का मापन किया जाता है, विभवांतर का मापन किया जाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है बच्चों। इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर का काम ही होता है कि उसको परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो उसका मापन करना, है कि नहीं। आप यदि विद्युत परिपथ में इस प्रकार मान लेते हैं कि एक बल्ब आप लगा दीजिए, है कि नहीं, एक बल्ब लगा दिया और ये बल्ब सेल से जुड़ा हुआ, तो ये बल्ब के सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है आप दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा करके आप जान सकते हैं, है कि नहीं। कुछ भी यदि आप सेल के बीच में भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक सेल है, यहाँ पर इस दोनों सेल के बीच में कितने टर्मिनल, है कि नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना हो रहा है बच्चों, तो हम लोग आसानी से एक वोल्ट मीटर लगा करके माप सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर एक बात होती है कि वोल्ट मीटर को जो होता है परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल, है ना, कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में इसको हम लोग जोड़ेंगे। आखिर क्यों जोड़ा जाता है बच्चों समांतर क्रम में, क्योंकि आप लोग एक बात तो स्पष्ट रूप से जाने होंगे कि समांतर क्रम में, है ना, किसी भी परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है। हमने क्या बोला कि समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है बच्चों, है कि नहीं, कम होता है कि बात समझेंगे। तो यदि हम लोग मान लेते हैं कि इसका वोल्ट मीटर का भी तो अपना एक प्रतिरोध होगा, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है कि नहीं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है बच्चों, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, जिसके कारण जो होता है यदि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो और भी ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ये क्या होगा, और गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये नष्ट हो सकता है, जल सकता है। इसी से बचने के लिए इसको परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये बातें आप लोगों को आ गई होगी समझ में कि वोल्ट मीटर को हम लोग
परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर है क्यों जोड़ा जाता है, तो हम लोग यही कहेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। यदि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमें ये यंत्र का क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का क्या काम है कि इससे हम लोग वोल्ट का, है ना, विभवांतर का मापन करते हैं। तो यहाँ आमीटर का अब क्या काम हो गया बच्चों, आमीटर का क्या काम है, तो देखिए पहले परिभाषा लिख देते हैं कि देखिए वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का परिमाण मापा जाता है। विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है, विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है, आमीटर कहलाता है, आमीटर कहलाता है बच्चों। ये विद्युत धारा का परिमाण मेजर करता है। नहीं, तब देखिए अब वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा, सॉरी आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। देखिए आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या कारण है, क्योंकि आमीटर का प्रतिरोध कम होता है। और एक बात आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि परिपथ है तो उस परिपथ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इस बात को आप लोग जानिए, है ना, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो यदि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जैसे, तो इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं और परिपथ बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है क्या कि आमीटर का प्रतिरोध कम होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है बच्चों। तो यदि इसका प्रतिरोध कम होगा तो श्रेणी क्रम में यदि जोड़ देंगे तो ज़्यादा प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होती है, अतः ये क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से जाना है ना कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एक साधारण हम एक परिपथ बनाते हैं बच्चों, है कि नहीं। मान लेते हैं कि ये एक लोड है, लोड में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, या तो आप बल्ब लगा दीजिए, या तो आप यहाँ पर एक पंखा लगा दीजिए, या तो आप यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा दीजिए, यहाँ एक मोटर लगा दीजिए। लोड कहने का मतलब वही हो गया, है कि नहीं, लोड है, ये रेजिस्टेंस आर है कि नहीं। और लोड, अब इसमें हमको परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर एक आमीटर का हम लगा देंगे बच्चों, है कि नहीं। अब लोड के सिरों के बीच में कितनी भी विभवांतर उत्पन्न हो रही है, इसको जानने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे बच्चों यहाँ पर, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए हम लोगों को एक सेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल का डेफिनेशन हम लोग पहले जानते हैं, है कि नहीं। ये परिपथ में निरंतर धारा भेजने का काम करता है। और एक कुंजी लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, तो ये परिपथ मेरा पूरा हो जाता है। तो परिपथ एक सिंपल सर्किट, साधारण विद्युत परिपथ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एक लोड चाहिए, एक बल्ब चाहिए, एक आमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, एक स्विच चाहिए और एक सेल चाहिए। हमको सिंपल सर्किट मेरा बन करके तैयार हो जाएगा। इस सर्किट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि वोल्ट मीटर को, है ना, प्रतिरोध के समांतर में जोड़ा गया और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ये एक साधारण विद्युत परिपथ है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उसमें किस क्रम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में, है ना, घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में क्रम, कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है या समांतर क्रम। पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं बच्चों, है कि नहीं, इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आप लोग खुद इसका आंसर दे दीजिएगा कि किस क्रम का प्रयोग किया जाता है। चलिए
मान लेते हैं कि मेरे घर में 4 बल्ब है कि नहीं, 4 रूम में 4 बल्ब लगा हुआ है कि नहीं, और प्रत्येक बल्ब के साथ एक स्विच लगा हुआ है। एक बल्ब यहाँ पर है और इसके साथ में एक स्विच लगा दिया, यहाँ पर भी एक बल्ब है और बल्ब के साथ भी एक स्विच लगा होता है। पर आपके रूम में होगा बच्चों कि प्रत्येक बल्ब का एक अलग अलग स्विच होता होगा, तो वही प्रकार है, ये बल्ब का एक ये स्विच है और ये बल्ब का ये स्विच है। यहाँ पर भी एक बल्ब मैं जोड़ रहा हूँ, उसका स्विच यहाँ पर बना देते हैं बच्चों। यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया और उसका स्विच को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। और इस पूरे व्यवस्था को है ना किससे जोड़ देंगे, सेल से, बैटरी से, या फिर आप जनरेटर से, या फिर बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ सकते हैं, पोल से, लाइन से, ट्रांसफार्मर से, किसी से जोड़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल मान लेते हैं बच्चों कि सभी स्विच मेरा ऑफ है, आप देख पा रहे हैं खुला हुआ है, अतः परिपथ पूरा नहीं है। हमको इस बल्ब को जलाना है, मैं इसको दबाऊंगा, तो जैसे ही दबाएंगे, इसको प्रेशर देंगे तो ये दोनों आपस में सट जाएगा बच्चों। तो सटने पर क्या ये बल्ब जलेगा? जरा सा आप विचार करिए इस बात में, क्या इसको हम प्रेशर देंगे, ये प्रेस करेंगे तो ये दोनों पोर्शन आपस में सटेगा, तो क्या ये बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा बच्चों। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि परिपथ यहाँ पर भी टूटा हुआ है, परिपथ यहाँ से भी खुला है, परिपथ यहाँ से भी खुला है, और ये सारा बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये सारा परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है बच्चों। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी बल्ब को जलाने के लिए सभी स्विच का ऑन रहना अनिवार्य है। मतलब सभी स्विच को यदि आप ऑन करिएगा तो ही सभी बल्ब जल सकते हैं। एक बल्ब जलाने के लिए सिर्फ एक ही स्विच देंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, ऐसा बात नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझिए, है कि नहीं, कि श्रेणी क्रम में जुड़ा यदि रहे कोई परिपथ तो उस बल्ब में जलाने के लिए सभी बल्ब जलेगा, है ना, तभी है कि नहीं परिपथ पूरा होगा तो जलेगा। मतलब एक बल्ब आप संभव नहीं है जलाना। यदि श्रेणी क्रम में यदि आपके घर का यदि परिपथ बना रहता तो आप एक बल्ब नहीं जला सकते। एक बल्ब यदि आप जलाते तो बल्ब नहीं जलता। तो एक बल्ब जलाने के लिए आपको पूरे घर के सभी बल्ब को जलाना अनिवार्य हो जाता है। तो इस बल्ब को जलाने के लिए हमको सभी बल्ब जलाना होगा। इस बल्ब को जलाने के लिए इस तीनों बल्ब को जलाना पड़ेगा। इस बल्ब को जलाने के लिए भी इस तीनों बल्ब को जलाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि स्विच तो हम सिर्फ इसका देंगे। यदि मान लीजिए कि हमको इस बल्ब को जलाना है तो इसका स्विच को ऑन करेंगे बच्चों, इसका ऑन करेंगे तो ये तो ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से परिपथ तो यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी जो कि बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि घरेलू विद्युत परिपथ के लिए श्रेणी क्रम उपयुक्त नहीं होगा। तो कौन सा, आप चलिए हम लोग समांतर क्रम के रूप में देखेंगे कि समांतर क्रम में घरेलू विद्युत परिपथ के सभी बल्ब यदि रहेंगे तो क्या वो जलेंगे या नहीं जलेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए, अब हम लोग समांतर क्रम के रूप में विचार करते हैं। सबसे पहले मैं फोटो बना देता हूं कि मान लेता हूं कि यहाँ पर एक बल्ब समांतर क्रम में लगा हुआ है बच्चों, और उसका एक स्विच यहाँ पर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ पर उसका एक स्विच है। यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ पर इसका एक स्विच है। यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है बच्चों, और उसका एक यहाँ पर स्विच है। और सभी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। इस प्रकार आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सभी के सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है कि नहीं, और सभी के दूसरों सिरों को एक साथ जोड़ करके बैटरी के साथ उसको आप जोड़ दीजिए। इस प्रकार जोड़ देंगे। अब आप जानते हैं कि इससे धारा प्रवाहित होगा बच्चों। यहाँ पर धारा आपका 4 भागों में विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ 4 को शाखा है। तो अब मान लेते हैं कि हमको इस बल्ब को जलाना है, तो हम इस स्विच को देंगे तो क्या ये जल जाएगा? बल्ब जल जाएगा बच्चों। क्यों जल जाएगा? क्योंकि जब सेल से धारा प्रवाहित होगा, देख रहे हैं ये तीनों खुला हुआ है, लेकिन जब इसकी स्विच को ऑन करेंगे तो धारा इधर से प्रवाहित हो जाएगा, नहीं बच्चों। अब मान लेते कि सेकेंड बल्ब को जलाना है और सभी बल्ब खुला हुआ है कि नहीं, तो हम सिर्फ इसके ऑन को यदि ऑन करेंगे तो धारा मेरा क्या होगा, इससे प्रवाहित हो जाएगा बच्चों, इधर से पहुंच जाएगा, तो ये सेकेंड बल्ब जल जाएगा, जबकि ये तीनों बल्ब बुझा ही रह जाएगा। यदि हमको थर्ड बल्ब को जलाना है बच्चों, तो ये सभी बल्ब यदि खुला रहेगा, थर्ड बल्ब को यदि जलाना है हमको, तो इसको ऑन देंगे तो धारा तीसरे शाखा से होकर के प्रवाहित हो जाएगी। यदि हमको चौथे बल्ब को जाना, चौथा बल्ब को स्विच को देंगे तो शाखा इससे प्रवाहित हो जाएगी धारा। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि समांतर क्रम में हम एक करके, है ना, एक एक
करके सभी बल्ब को जला सकते हैं। चाहे हमको ये बल्ब जलाने का मन करेगा तो सिर्फ यही बल्ब जलाएंगे, ये तीनों बल्ब ऑफ रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है। यदि हमको ये बल्ब जलाना पड़ेगा तो सिर्फ इसी बल्ब को जला सकते हैं, ये तीनों बल्ब जले या नहीं जले इससे मतलब नहीं है। यदि हमको मन करेगा कि सभी बल्ब को जलाएं तो सभी स्विच दीजिएगा तो भी सभी बल्ब जल जाएगा बच्चों। तो आप लोग समझिए कि सभी रूम में हमारा है कि नहीं अलग अलग बल्ब रहता है, और जिस बल्ब को मन करता है वही बल्ब हमको जलाने का इच्छा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घरेलू विद्युत परिपथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं बच्चों। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है कि नहीं। तो घरेलू यहाँ पे लिख देते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। इसका दूसरा भी कारण है बच्चों कि घरेलू विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है कि नहीं। दूसरा कारण क्या है, क्योंकि समांतर क्रम का प्रतिरोध कम होता है। आपको पहले बताया कि समांतर क्रम में यदि जोड़ा जाए तो उसका प्रतिरोध जो हो जाता है, प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है कि नहीं। आप मान लेते हैं कि बहुत बहुत बड़े घर है, बहुत बड़ा घर है जिसमें कम से कम 20-30 गो रूम है बच्चों, है ना। तो उसमें तो तारों का जाल बहुत जटिल होगा बच्चों, बहुत कम्प्लेक्स रूप से में उसमें तार होंगे। तो उतने उतने तार में यदि धारा प्रवाहित होगा बच्चों तो तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, और धारा का क्षय हानि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो उससे विद्युत धारा का क्षय जो होता है उष्मा के रूप में होने लगता है, मतलब तार गर्म होने लगता है ज़्यादा बच्चों, और उस विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, है ना, ह्रास होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो यदि समांतर क्रम में जुड़ा रहे तो उस पूरे घर का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होने के वजह से क्या होगा कि उसमें विद्युत धारा का क्षय ऊष्मा के रूप में बहुत कम होगा और परिपथ ज़्यादा टिकाऊ होगा। यदि सोचिए कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो तार आपस में सटने का ज़्यादा डर होता है बच्चों। तो इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होने के वजह से, है ना, विद्युत धारा का क्षय कम होता है, इसलिए घरेलू विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस दो उदाहरण को आप समझने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आता है बच्चों तो उसको आप लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में ही हम लोग जानते हैं कि अति भारण किसको कहा जाता है। अति भारण किसे कहते हैं? अति भारण जिसको हम लोग हाइपर लोड कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपर लोड कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है अपने में से 30 किलो का वजन पीठ में लेकर के चल सकता है, और यदि अधिकतम वजन है, ये अधिक से अधिक 30 किलो का वजन अपने पीठ में लेकर के वो चल सकता है, और यदि उस आदमी को 50 किलो का वजन उसके पीठ में लगा दिया जाए तो क्या वो आदमी चल पाएगा? नहीं, वो वही स्थान पर गिर जाएगा बच्चों। तो उसी प्रकार जो होता है, कोई भी तार की अपनी एक क्षमता होती है बच्चों कि इस तार से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम विद्युत धारा भेज सकते हैं। 10 एम्पियर की धारा भेज सकते हैं, या 20 एम्पियर की धारा भेज सकते हैं, या फिर हम लोग 50 एम्पियर की धारा भेज सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो होता है उसकी अपनी एक क्षमता होती है। अब इस क्षमता से ज़्यादा यदि आप धारा उसमें से प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं तो ये तार का प्रतिरोध के कारण तार गर्म होने लगता है और वो तार पिघल जाता है कि नहीं। इसी को हम लोग अति भारण कहते हैं बच्चों। तो आप बाज़ार में यदि मार्केट में जाते हैं और तार खरीदते हैं तो तार की अपनी कैपेसिटी होती है बच्चों। हम लोग ऐसे जनरली हम लोग बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मुझे तार चाहिए, वो जो भी वो तार निकाल के हमको दे देता है। लेकिन आपको वहाँ पर बोलनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चलाना है। आपको यदि आयरन चलाना है तो वो तार मोटा देगा बच्चों। यदि आपको यदि मान लीजिए कि ज़्यादा वाट का यदि मोटर चलाना है ना, तो आपको और भी ज़्यादा मोटा तार देगा बच्चों, है कि नहीं। और यदि आपको साधारण सा बल्ब जलाना है या ट्यूबलाइट जलाना है तो वो पतला तार भी देगा तो चले जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि मोटर चलाना होता है
यदि उसे मोटर चलाना होता है बच्चों, तो तार से काफ़ी अधिक, है ना, 150-200 एम्पियर की धारा तार से प्रवाहित होती है। तो इतनी धारा प्रवाहित होने के वजह से तार का प्रतिरोध के कारण जो होता है ना, यदि तार पतला हो तो उसका तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है बच्चों। आप लोग को पहले बताएं, है ना, कि यदि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और उससे आप यदि मोटर को जोड़ देते हैं, जिसके कारण उस तार में अति उच्च धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, तार जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो इसी को हम अतिभारण की क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं। देखिए कि विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत परिपथ में तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा के प्रवाह होने से, है कि नहीं, तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा के प्रवाहित होने से तार गर्म होकर जल जाता है या नष्ट हो जाता है। तार गर्म होकर नष्ट हो जाता है, जल जाता है ना, नष्ट। इस घटना को अतिभारण घटना कहा जाता है। अतिभारण कहते हैं, हाइपरलोड कहा जाता है बच्चों, है कि नहीं। पतला तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है कि नहीं। पतले तार का क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है ना। पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें कम धारा प्रवाहित होगा। लेकिन वहीं मोटा जो तार होता है बच्चों, मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित हो सकता है। तो पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए कम धारा प्रवाहित होगा। तो हम लोग पतले तार में उस प्रकार के उपकरण को जोड़ते हैं जो कम धारा लेता है, लेकिन मोटा तार उसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, तो मोटा तार हम लोग उसके साथ जोड़ते हैं जो ज़्यादा धारा लेता है कि नहीं। तो इस टर्म में हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे लघु पथन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। लघु पथन इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि यदि किसी तार में उसकी क्षमता से ज़्यादा यदि धारा प्रवाहित कर दिया जाता है, तो तार गर्म होकर के आपस में सट जाते हैं। दो तार आपस में गर्म होकर के सट जाते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो जिस बिंदु से, है कि नहीं, जहाँ पर तार सटता है बच्चों आपस में, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जहाँ तार आपस में सटता है बच्चों, तो उस बिंदु का प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है कि नहीं, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यदि प्रतिरोध कम हो जाएगा बच्चों, तो घर के विभिन्न हिस्सों से जो प्रवाहित हो रही है धारा, तो उस मार्ग को छोड़ करके, है कि नहीं, जहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध हो उस मार्ग को छोड़ देती है और उस स्थान से प्रवाहित होने शुरू हो जाती है जहाँ पर प्रतिरोध कम होता है। आप समझिए बच्चों, इस प्रकार समझाते हैं। मान लेते हैं कि घर के हिस्से इस प्रकार हैं, इसमें अनेक प्रकार के तार इस प्रकार लगे हुए हैं, इस प्रकार अनेक तार लगे हुए हैं, है कि नहीं। और ये भी तो सटा कहीं नहीं है बच्चों, तो सटा नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि सभी में समान परिमाण से धारा प्रवाहित हो रही होगी, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और इस बिंदु पर यदि मान लेते हैं कि तार यहाँ पर सट जाता है बच्चों, तो इस हिस्से की तुलना में इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो अब क्या, इस हिस्से से धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस हिस्से से धारा प्रवाहित नहीं होगी और इस हिस्से से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा किस हिस्से से प्रवाहित होगी, इस हिस्से से प्रवाहित होगी। तो घर के सभी धारा, है कि नहीं, घर का सभी धारा एक ही तार से प्रवाहित होना शुरू हो जाती। तो इस तार की क्षमता से ज़्यादा धारा प्रवाहित होने शुरू हो जाता है, जिसके वजह से तार गर्म होकर के जलना शुरू हो जाता है कि नहीं, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में यदि दो तार आपस में सट जाता होगा, तो दूसरे रूम का बल्ब जो होता है बहुत, है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो जाता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस स्थान पर सटता है वहाँ से सारा धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। इस
ब्रांच में कम धारा प्रवाहित होता है, जिसके वजह से बल्ब थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो जाता है बच्चों, है कि नहीं। इसको समझने का प्रयास करिए। आप लोग समझ गए होंगे कि घर के सभी हिस्सों से प्रवाहित होने वाली धारा अब इसी तार से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है कि नहीं। तो इस तार से उच्च धारा प्रवाहित होती है, जिसके वजह से तार की क्षमता से ज़्यादा धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और तार गर्म होकर के जल जाता है। इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं, देखिए कि विद्युत परिपथ के किसी हिस्से में विद्युत परिपथ के किसी हिस्से में यदि दो तार जिसको एक गर्म और एक ठंडा भी है ना कहा जाता है, किताब में लिखा रहता है, दो तार आपस में सट जाए, जिसको हम लोग लिख भी देते हैं गर्म तथा ठंडा, दो तार आपस में सट जाए तो उस स्थान का प्रतिरोध अन्य हिस्सों की तुलना में कम हो जाता है। अन्य हिस्से की तुलना में कम हो जाता है जिससे विद्युत धारा अन्य हिस्सों से प्रवाहित नहीं हो सकती है ना। जिससे विद्युत धारा अन्य हिस्सों से प्रवाहित नहीं होकर उस स्थान से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। उस स्थान से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है जिस स्थान पर तार सटा होता है। इस कारण तार में उसके क्षमता से ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगता है जिससे तार गर्म होकर सट जाती है ना। जिससे यहाँ लिख देते हैं बच्चों, तार गर्म होकर सट जाती है है ना, सट जाती है। इस घटना को लघु पतन कहा जाता है, लघु पतन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यही है बच्चों। आप लोग अच्छे से लिखिएगा कि विद्युत परिपथ के किसी हिस्से में यदि दो तार गर्म या ठंडा आपस में सट जाए तो उस स्थान का प्रतिरोध अन्य हिस्सों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे विद्युत धारा अन्य हिस्सों से प्रवाहित नहीं होकर उस स्थान से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है जिस स्थान पर तार सटा होता है। इस कारण तार में उसके क्षमता से ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे तार गर्म होकर सट जाती है। इस घटना को लघु पतन कहते हैं। तो इसे ही हम लोग लघु पतन कहते हैं। तो आज मैंने बच्चों विभिन्न प्रकार के हिस्सों में और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स पर चर्चा किया, तो जिसके वजह से आप लोगों को काफ़ी विद्युत परिपथ के बारे में नॉलेज हो गया होगा बच्चों। तो आज मेरा टाइम काफ़ी अधिक हो गया है, तो आज मैं इस क्लास को अब अंत करना चाहूँगा और मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं 10th क्लास से संबंधित है, तो सबसे पहले वो हमारे पिछले सभी वीडियो को विद्युत धारा से संबंधित देखें, तभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और तब जब वो आकर इस वीडियो को देखेंगे तब उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो
सबसे पहले आप लोग जो आज बच्चे इस क्लास में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और टाइम काफ़ी उच्च हो चुका है बच्चों, काफ़ी अधिक हो गया है, तो चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहें बच्चों। हाँ बच्चों, मेरे आने वाला जो नया टॉपिक्स होगा, नया लेसन होगा, वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग नए लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी एक मज़ेदार लेसन है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उस लेसन को भी देखने के लिए आप लोग इसी प्रकार मेरे वीडियो पर बने रहें। तब तक आप लोग अपने घर में अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से इसे पूरे वीडियो को देख करके नोट्स बनाएं। जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है पुनः उस वीडियो को रिव्यू करें और उस स्थान पर उसे देखें, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि एक बार इस वीडियो को देखने से आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखें। यदि आप 2 बार देखते हैं तो ही आप बच्चों को अधिकांश देखा जाता है कि वो एक बार देखते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं इस वीडियो को देख लिया, मुझे समझ में आ गया। नहीं, नोट्स बनाने के बावजूद, नोट्स जब आपका बन जाए तो भी आप एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखने का प्रयास करें, है ना। तब उसको आप लोग समझदारी से देखेंगे, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, है कि नहीं, आप लोग अपने घर में पढ़ाई करें, खूब मन लगा करके पढ़ाई करें और अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी करें बच्चों। ठीक है, मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक्स के साथ अगले समय में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, जय हिंद।